वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स। चलिए पढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू। डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू। सर प्राइस और वैल्यू के बीच में डिफरेंस क्या है? कुछ लोगों को लगता है सर प्राइस तो ही तो वैल्यू है, अगर प्राइस बढ़ गई तो कंपनी की वैल्यू बढ़ गई, प्राइस घट गई तो कंपनी की वैल्यू घट गई फाइनेंशियल मार्केट में। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। मीनिंग, करंट मार्केट प्राइस एट विच एन एसेट इज बॉट और सोल्ड, जिस रेट पर एक एसेट को खरीद या बेच सकते हैं उसे बोलते हैं करंट मार्केट प्राइस, डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस। कौन करता है ये डिटरमाइन? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है तो रेट बढ़ेंगे, सप्लाई ज्यादा है तो रेट घट जाएंगे। डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से जब आप बायर और सेलर वहां पर मिलते हैं तो एक रेट निकल कर आता है, उसी को बोलते हैं मार्केट प्राइस, जिस पर वो ट्रेड हो जाता है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। फ्लक्चुएशन पूरे दिन होते हैं डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे ही। चेंजेस फ्रीक्वेंटली ड्यू टू मार्केट सेंटीमेंट, न्यूज, ट्रेडिंग एक्टिविटी। एग्जांपल, अ स्टॉक इज ट्रेडिंग 500, ये इसकी मार्केट प्राइस है, रिगार्डलेस ऑफ इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। हो सकता है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 200 रुपए हो या 5000 हो, लेकिन वो अगर ट्रेड 500 पे कर रहा है तो वो उसकी मार्केट प्राइस हो गई 500, लेकिन वैल्यू कितनी है उसमें वो आ जाता है। अब आ जाता है वैल्यू। वैल्यू को हम इंट्रिंसिक वर्थ भी बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं। द इंट्रिंसिक वर्थ और फेयर प्राइस ऑफ एन एसेट बेस्ड ऑन इट्स फंडामेंटल। कह रहे हैं फंडामेंटल के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रॉफिट कितना है, फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल ग्रोथ कितनी होगी, मार्केट कंडीशंस क्या है, स्टेबल है कि नहीं, क्या चेंजेस ग्रेजुअली ओवर टाइम बेस्ड ऑन द बिजनेस परफॉर्मेंस एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर। कि ये जो पीई है ये चेंज हो जाता है हमारे परफॉर्मेंस के हिसाब से। अगर बिजनेस परफॉर्मेंस हमारी अच्छी चल रही है तो हम उसे पीई ज्यादा दे देंगे, अगर हमारे को ग्रोथ अच्छी दिख रही है तो हम उसे पीई ज्यादा दे देंगे। वहीं अगर वो कंपनी में हमें लगता है कि मैनेजमेंट में कोई कमी है, मैनेजमेंट फ्रॉड किस्म का है, तो चाहे उसका प्रॉफिट ज्यादा भी हो तो भी हम उसका पीई कम दे देंगे। एग्जाम्पल, अ कंपनी में हैव इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ 700। कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू 700 हो सकती है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है वो हम वैल्यूएशन प्रिंसिपल से सिखाएंगे। एक हमने इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड आपको पहले से सिखा रखा है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकल जाती है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस एक्सपेंडिचर। तो ऐसे करके इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड तो आपको सिखा रखा है। तो दूसरे भी तरीके होते हैं और भी, वो भी सिखाएंगे। तो इंट्रिंसिक वैल्यू मान लीजिए किसी शेयर की 700 रुपए है, लेकिन हो सकता है वो 500 रुपए भी ट्रेड हो रहा हो, तो उसे हम बोलते हैं वो अंडर वैल्यूड है। वहीं अगर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 700 है और वो ट्रेड हो रहा है 1000 पे, इसका मतलब वो ओवर वैल्यूड है। यहां तक किसी को कोई क्वेरी हो तो बोलिए इसी से रिलेटेड। कोई क्वेरी किसी की? नहीं, बोलिए सुदीप जी। सर आपने बोला कि वो उसके मार्केट वैल्यू 700 है और इंट्रिंसिक वैल्यू 1000 रुपए, तो अंडर वैल्यूड कैसे, ओवर वैल्यूड कैसे हुई सर? अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड है तो सर, हाँ सर आपने बोलने में मान मिस किया। मार्केट उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो है 1000 और मार्केट वैल्यू है 700, तो फिर वो, हाँ तब वो ओवर वैल्यूड है सर। अगर मार्केट प्राइस है 1000 और इंट्रिंसिक वैल्यू है 700 तो वो ओवर वैल्यूड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ आपने बोले मिस्टेक किया था, वही बात है। डिफरेंसेस देख लेते हैं सर प्राइस और वैल्यू में। प्राइस क्या है? व्हाट यू पे। वैल्यू क्या है? व्हाट यू गेट, जो आपको मिला। प्राइस जो है रोजाना बदलता है, डायनामिक होता है, चेंजेस फ्रिक्वेंटली। वैल्यू क्या होती है? तब पीरियडिकली चेंज होती है, जब आप कोई न्यूज इस तरह की आएगी कि उसकी वैल्यू पे इफेक्ट पड़े, जैसे प्रॉफिट आ जाए या कोई ऑर्डर मिल जाए तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब हमारे पास डेटा अलग हो जाएगा तो वैल्यूएशन तरीका बदल जाएगा। जैसे ही वैल्यूएशन का तरीका बदलेगा तो फिर वो वैल्यू बदलेगी। तब तक जब तक हमारे पास कोई नई इंफॉर्मेशन ना आए उसकी वैल्यू सेम रहती है। आगे आ गया डिमांड एंड सप्लाई। आपकी जो मार्केट वैल्यू डिसाइड होती है वो डिमांड एंड सप्लाई से होती है। और जो वैल्यू मतलब जो हम कैलकुलेट करके वैल्यूएशन प्रिंसिपल से सिखाएंगे वो कैसे होती है? फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल चेक करके। और कौन करता है? RA बताता है, रिसर्च एनालिस्ट करके बताता है। मेजरमेंट क्या है सर? इसका तो डिमांड एंड सप्लाई है, मार्केट ड्रिवन है। लेकिन जब वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, एनालिटिकल मॉडल होता है, DCF अप्रोच होती है, पीई रेशो होता है। पीई रेशो हमने आपको सिखा रखा है। इंपैक्ट ऑफ न्यूज, इसमें हाईली सेंसिटिव होती है, मार्केट एकदम से ऊपर नीचे हो जाती है। वैल्यू के केस में थोड़ी सी लेस सेंसिटिव होती है। अगर वो वैल्यू इस तरह की हो न्यूज की हमारी वैल्यू कम करेगी तो होती है, वरना नहीं होती है। इन्वेस्टर फोकस, सर जब प्राइस पे जो होता है फोकस, वो स्पेक्युलेटर जो कि स्पेकुलेशन करते हैं, सट्टेबाज होते हैं, ट्रेडर होते हैं, उन पे फर्क पड़ता है। लेकिन वैल्यू को कौन फॉलो करता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमेशा फंडामेंटल फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल,
स्टॉक प्राइस 500 है लेकिन उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 700 है। क्या ये मिसलीडिंग हो सकती है? मार्केट प्राइस हो सकती है, यस, ड्यू टू सेंटीमेंट। मान लीजिए कोई कंपनी की प्राइस कम होनी चाहिए थी लेकिन सेंटीमेंट उस कंपनी के बारे में अच्छा है तो हो सकता है वो भाग जाए। उस कंपनी को कोई प्रॉफिट बढ़ा नहीं है लेकिन सेंटीमेंट अच्छा हो गया। जैसे BHEL, मान लीजिए दोबारा से बीजेपी के दोबारा से इलेक्शन हुए और इस बार फिर बीजेपी जीत गई तो BHEL को कोई बड़ा ऑर्डर मिल नहीं गया, लेकिन अगर बीजेपी जीत गई तो BHEL भागेगा, HCL भागेगा। लेकिन अगर BJP हार गई, ये सीटें भी कम आ गई, तो BHEL और HCL टूटेगा, क्योंकि वो सेंटिमेंटल है कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट आएगी तो हमें ऑर्डर ज्यादा मिलेंगे। अभी कोई ऑर्डर मिला नहीं है, लेकिन अगर बीजेपी गवर्नमेंट अपना इलेक्शन जीत जाए तो ये दो कंपनियां भागेंगी, और अगर यही दो कंपनियों में सिर्फ सीट भी कम आ गई तो ये दो कंपनियां 30-35% तक टूट सकती हैं, क्योंकि ये चलती ही इस वजह से कि ऑर्डर मिल रहा है, और ऑर्डर मिल रहा है सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट में। चलिए, ऐसे ही सर ऐसे ही डिफेंस भी है। हाँ, डिफेंस का पूरा सेक्टर HCL उसी के अंदर तो है। ठीक है, कोई क्वेरी तो नहीं है? सर आज निफ्टी ऊपर चढ़ा, पर आज वो कैश का जितना ही मार्केट तक गिरा था, पर बेल का शेयर आज सर भागा सर, वो डिफेंस का था, सिर्फ बेल भागा सर, बाकी डिफेंस नहीं भागा। हाँ, तो ये तो किसी एक शेयर की डिमांड ज्यादा हो गई। डिमांड एंड सप्लाई है ना, सेंटीमेंट तो खराब था, पूरा का पूरा डिफेंस सेक्टर गिर रहा था, लेकिन एक शेयर की सप्लाई डिमांड सप्लाई में ज्यादा हो गई डिमांड, तो वो चल गया, है ना। जैसे किसी किसी दिन क्या होता है, निफ्टी बैंक निफ्टी तो भागती है लेकिन मिड कैप निफ्टी के शेयर गिर जाते हैं, और कभी कभी उल्टा होता है, निफ्टी बैंक निफ्टी धड़ाम गिरी होती है लेकिन मिड कैप निफ्टी पॉजिटिव हो जाता है। उसका कारण क्या है कि मिड कैप वाले जो इन्वेस्टर हैं उनका डिमांड एंड सप्लाई के साथ तो डिमांड ज्यादा आ रही है, तो वो नहीं गिरने दे रहे हैं, उनमें बाइंग हो रही है। ये तो मार्केट है, इसमें हम सबको सब एक जैसा नहीं चलेगा। जब तक मार्केट को मार्केट नहीं समझोगे तब तक प्रॉफिट नहीं होगा। मार्केट को मार्केट समझना है। जी प्रसाद जी, क्वेरी बोलिए। सर, ये ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड में कितना डिफरेंस होना चाहिए इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में? ऐसा कुछ है क्या? कुछ नहीं सर, कितना भी हो सकता है। हमारे को ये देखना है बस अंडर वैल्यूड हो और हमें लगता है उसकी नहीं है तो खरीद लो, ओवर वैल्यूड हो तो आंख बंद करके बेच दो। ओके, ठीक है सर। फिर तो डिफेंस के सारे ज्यादातर ओवर वैल्यूड है। कौन से? डिफेंस सेक्टर में ज्यादातर स्टॉक तो फिर सब ओवर वैल्यूड में आएंगे। अभी मैंने आपको DCF अप्रोच नहीं सिखाई, PE रेशो अच्छे से नहीं सिखाया, और 2-3 मेथड और होते हैं। सबको एक ही मेथड इंट्रिंसिक वैल्यू से थोड़ी नाप दोगे। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड सिर्फ उन स्टॉक्स में लगाया जाता है जो कंपनियां लॉस में चल रही हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉफिट है ही नहीं। PE रेशो कहां से करेंगे उनके लिए? उनके पास डिविडेंड है ही नहीं, तो DCF अप्रोच कहां से लगाएंगे? तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू अप्रोच होती है उन कंपनी जो है तो नई कंपनियों के लिए होती है, या फिर उन कंपनीज के लिए होती है जो लॉस मेकिंग है अभी, तो उनके लिए इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लेते हैं उनकी, और उस पर कुछ प्रीमियम देके उन्हें उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। तो अभी मैंने आपको सिर्फ एक मेथड सिखाया है, वो मेथड कब यूज होना है वो बताया नहीं, वो इस मेथड इस वाले लेसन में बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दिन में शायद लेसन पूरा। सर लास्ट क्वेश्चन सर, आपने जैसे बोला कि कभी कभी बैंक निफ्टी और निफ्टी गिरा तो फिर भी मिड कैप बढ़ जाते हैं, सर ये कैसे समझ में आएगा? सर ये कोई इसका अप्रोच है कि चार्ट है या कुछ भी हो, तो कैसे देख के इसको समझेंगे सर? सर ये समझ नहीं आएगा, ये तो आप डिमांड सप्लाई है, आप तो अपना एनालिसिस करेंगे कि मेरे को एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने बहुत दिन पहले एक पतंजलि का शेयर दिया था, और पतंजलि का रिजल्ट के लिए मैंने शेयर दिया था। मेरा एनालिसिस ये था कि रिजल्ट अच्छे आएंगे और ये शेयर भागेगा। अगले दिन रिजल्ट अच्छा ही आया, शेयर भागा ही नहीं। उस दिन तो भागा ही नहीं, उसके बाद भी नहीं भागा, उल्टा गिर गया। गिरने के बाद फिर वापस कवर हो गया, लेकिन प्रॉफिट में नहीं आया आज तक। पतंजलि मेरा आज भी होल्ड है, लगभग 1 महीना हो गया, 30 से 35 दिन। आज भी मेरा पतंजलि होल्ड है, क्योंकि मैंने उसे कोई चार्ट देखकर थोड़ी लिया था कि भैया चार्ट देखा था, मेरा चार्ट गिर गया तो मैं अब उसमें से एग्जिट कर जाऊंगा, ऐसा तो नहीं है ना। मैंने तो उसके फंडामेंटल चेक किए थे। कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है, हर साल ग्रोथ आ रही है, कंपनी अच्छा ही करेगी, उसे 2, 4, 5 साल के लिए लेके रखा जा सकता है। मैंने 2, 4, 5 साल के लिए नहीं लिया, लेकिन बेचा नहीं। सर आज सर ये डिलीवरी में लिया आपने?
मेरे पास सर, future में है। सर आपने तो फ्यूचर लिया था ना सर? मैंने फ्यूचर आपने फ्यूचर लिया था रोल ओवर कर सर आज सर? फ्यूचर फ्यूचर टाइम पीरियड होता होगा ना? तो रोल ओवर भी तो हो जाता है। तो फ्यूचर टाइम पीरियड होता। सर आज हाँ, कंपनी का एक डिक्लेरेशन आया है कि अभी वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में जा रही है सर। कौन सी पता चले कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में जा रही है। आज उनका एक कंपनी का डिक्लेरेशन आया है सर, आप न्यूज पढ़ लेना। अच्छा, तो फिर तो पतंजलि भाग सकती है। तो इसलिए तो आज उसमें थोड़ा नीचे से ऊपर आया सर। कुमारेश जी ने तो दिल्ली खुश कर दिया। अगर कल को पतंजलि भाग गई तो कुमारेश जी के अकाउंट में 100 रुपए डाल के कहेंगे मिठाई खाइएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपने डिलीवरी में लिया है क्या? सर नहीं, मैंने फ्यूचर में लिया हुआ है, लेकिन मैं रोल ओवर कर लेता हूँ। सर आपके कहने पे मैंने भी 151 शेयर्स लिए है सर। मैं खाली 15 रुपए माइनस हूँ अभी। ओके, नहीं मैं भी ज्यादा माइनस नहीं हूँ, लेकिन माइनस में हूँ। तो सर रोल ओवर भाव में कुछ चार्जेस वगैरह काटते हैं क्या सर? नहीं सर, बेचने की कॉस्ट जो ब्रोकरेज लगती है वो, और अगला लेने की ब्रोकरेज लगती है, बस। सर ये रोल ओवर सर ये रोल ओवर का कॉन्सेप्ट है सर। रोल ओवर का कंसेप्ट जो है ना NISM 8 में सिखाया जाएगा, फ्यूचर से रिलेटेड है ना। सेकंड चैप्टर यही है, फर्स्ट चैप्टर है और सेकंड इसके बाद आपको यही कराया जाएगा। अच्छा सर, ओके सर। सिखाएंगे। NISM 8 करने के बाद ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होगा जो आपको सर इसका मतलब। देखो 15 में आपको कितने सारे कंसेप्ट सिखाए हैं, सब हो गए ना। 8 में जो बचे हैं वो खत्म हो जाएंगे। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देखो पेपर भी है किसी का। अब आ जाते हैं सर की कंसेप्ट रिलेटेड टू प्राइस एंड वैल्यू। अब प्राइस एंड वैल्यू के लिए की कंसेप्ट क्या है, जिनके बिना आपको समझ में आएगी नहीं। पहला है मार्केट प्राइस क्या है। प्राइस एट विच एन एसेट इज ट्रेडेड उसे बोलते हैं मार्केट प्राइस। फॉर्मूला क्या होता है सर, लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो भी होगा उसी को हम बोल देंगे मार्केट प्राइस। चलिए इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, ये आपको मैंने कैलकुलेट करना सिखा रहा, लेकिन फिर भी इंट्रिंसिक वैल्यू तो वो एक तो मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू वो सिखाई थी आपको, नेट एसेट वैल्यू, जो कि था कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस एक्सपेंडिचर। इसे इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते थे, इसे बुक वैल्यू भी बोलते थे। और ये वाली इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है फेयर वैल्यू, इसको ब्लॉक बना लो। ये वाली इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है किस रेट पे शेयर को खरीद लेना चाहिए, फेयर वैल्यू। अब ये फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने के कुछ मॉडल्स है 5-6, वो आज आपको सिखाने वाले हैं। तो वो क्या है, कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस एक्सपेंडिचर, वो जो सिखाया था वो इंट्रिंसिक वैल्यू है, नॉर्मल बुक वैल्यू, तो इसे बुक वैल्यू बोलेंगे। और ये वाले इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है फेयर वैल्यू। तो आप इसे इंट्रिंसिक वैल्यू ना पढ़ के फेयर वैल्यू पढ़िए, जो मैं आप सिखाने वाला हूँ। फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, कैलकुलेट बेस्ड ऑन फ्यूचर कैश फ्लो। फ्यूचर में आपको कितना प्रॉफिट होना है वो, आपकी अर्निंग कैसी रहेगी और ग्रोथ पोटेंशियल कैसा रहेगा, इन सब चीजों को अपने उसमें लेने के बाद आप फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फंडामेंटली हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, टारगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सिखाने जा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और कोई फिक्स टारगेट नहीं होता है, एक टारगेट मिल जाता है कि इस हिसाब से हमने ये लिया है और इतना टारगेट होना चाहिए, फिक्स इसमें भी नहीं होता है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसमें फ्यूचर कैश फ्लो को लेंगे कंसिडरेशन में, अर्निंग्स को लेंगे और ग्रोथ पोटेंशियल को लेंगे। कैसे करेंगे आ जाइए। टोटल 3 मेथड बताएंगे हम आपको। एक बताएंगे DCF अप्रोच, एक PE रेशो पहले बता रखा है, और एक प्राइस टू बुक रेशो, ये भी हमने पहले बता रखा है। तो मेन इसमें DCF सिखाना है, बाकी 2 भी रिवीजन करा देंगे। अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड क्या है वो आपको पता है। अगर मार्केट प्राइस इज बिलो फेयर वैल्यू, अगर मार्केट प्राइस फेयर वैल्यू से कम है तो मतलब ये अंडर वैल्यूड है, तो गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, खरीद लो। अगर मार्केट प्राइस आपकी इंट्रिंसिक यानी कि फेयर वैल्यू से अबव है तो पहले ही महंगा है, तो भैया उसमें से निकल जाओ, वो ओवर वैल्यूड है और पोटेंशियल रिस्क है उसके अंदर करेक्शन का। फॉर्मेशन का फॉर्मूला फॉर वैल्यूएशन मॉडल भी सिखाऊंगा। जो DCF है उसे लास्ट में सिखाऊंगा, पहले छोटे छोटे सीख लीजिए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है क्या, PE रेशियो इक्वल टू प्राइस अपॉन अर्निंग। लेकिन अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो प्राइस इक्वल टू अर्निंग इंटू PE रेशियो, तो यहां से आपका प्राइस निकल कर आ गया। यही है फेयर मार्केट वैल्यू। मतलब क्वेश्चन में आपको किसी भी कंपनी की अर्निंग तो पता लगी जाती है, और PE रेशियो आप अपने आप से डिसाइड करोगे कि इसी की जैसी दूसरी कंपनियों को क्या PE मिल रहा है। और अगर इस कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होगा तो थोड़ा ज्यादा PE दे देंगे, अगर ग्रोथ पोटेंशियल थोड़ा कम होगा तो कम PE दे देंगे, और वो आपके द्वारा डिसाइडेड PE को मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी अर्निंग से। वो अर्निंग आप करंट ईयर की भी ले सकते हो, 1 साल बाद की भी ले सकते हो एक्सपेक्टेड अर्निंग, और वहां से आपकी प्राइस निकल कर आ जाएगी। किसी को यहां तक कोई क्वेरी?
वो PE इज इक्वल टू P डिवाइडेड P अपॉन E है ना? जी, पीई रेशो का फॉर्मूला होता है ना, कुत्ता बिल्ली, पी पहले और ई नीचे। हाँ, तो फिर वो मल्टीप्लाई का प्राइस ही आएगा, उसका प्राइस इज इक्वल टू आ गया था। आप देखिए ना क्या होगा, ये देखिए, अब अगर ये ई है या डिवाइड में है तो ऊपर जाके तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, देखो वो तो हो जाएगा। इक्वल टू पीई इंटू ई हो जाएगा ना, वही तो किया मैंने। आगे बढ़ते हैं, की टेक अवे। प्राइस का मतलब मार्केट इज विलिंग टू पे, उसे बोलते हैं प्राइस, जो मार्केट में डिमांड सप्लाई से डिसाइड होगा। वैल्यू क्या है, जो आपने निकाली, ट्रूली वर्थ जो उसकी होगी वो। और बाय सिग्नल क्या होगा, जब प्राइस जो है छोटी हो वैल्यू से तो अंडर वैल्यूड है तो खरीद लो, और जब प्राइस ज्यादा हो वैल्यू से तो वो ओवर वैल्यूड है, उसे बेच दो। वॉरेन बफेट ने भी कहा है, देयर आर ओनली टू सोर्स ऑफ वैल्यू इन बिजनेस। कह रहा है किसी भी बिजनेस को वैल्यू करने के दो तरीके हैं, पहला तो है अर्निंग, अर्निंग से वैल्यू करोगे तो उसे बोलता है पीई रेशियो मेथड। यहां पर हम क्या करते हैं, अर्निंग को पीई वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक टारगेट निकल कर आ जाता है। तो जो अर्निंग से वैल्यू करते हैं उसे बोलते हैं पीई रेशियो मेथड। और दूसरा होता है एसेट्स, उसकी सारी एसेट जोड़ लेते हैं, इसे बोलते हैं बुक वैल्यू मेथड। मतलब उस कंपनी की सारी एसेट जोड़ दो, लायबिलिटी लेस कर दो तो क्या निकल कर आएगा, उसकी बुक वैल्यू। उस बुक वैल्यू के साथ कम नहीं होना चाहिए शेयर। वॉरेन बफेट इज ऑल्सो नोन टू स्टेट फ्रीक्वेंटली, ज्यादातर ये बता देते हैं, प्राइस इज व्हाट यू पे, प्राइस क्या है जो आपने पे करी, और वैल्यू क्या है व्हाट यू गेट, जो आपने टारगेट लिया है कि मुझे ये मिल जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद। वैल्यूएशन इज ऑफन कंसिडर्ड एज एन आर्ट, कह रहा है वैल्यूएशन भी एक आर्ट है एज वेल एज साइंस। देखो उसके लिए रूल्स तो आपको पता करने पड़ते हैं, रूल्स पता करने पड़ते हैं इसलिए वो साइंस है, लेकिन एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है इसलिए उसे आर्ट भी बोलते हैं। हर वो चीज जिसके लिए आपको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़े उसे आर्ट बोला जाता है। हर वो चीज जिसके लिए आपको कुछ पढ़ना पड़े, जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस और आपको पढ़ने पड़े तो उसे साइंस बोला जाता है। और वैल्यूएशन करना एक आर्ट भी है और साइंस भी। मतलब वैल्यूएशन मैं आपको सिखा सकता हूं, उसका रूल्स तो मैं आपको सिखा सकता हूं, लेकिन उसमें एक्सपर्ट आप एक्सपीरियंस से ही बनेंगे। कोई क्वेरी यहां तक? राधा जी बोलिए। लाइक अर्निंग्स है ना सर, प्राइस इज इक्वल टू अर्निंग्स इनटू पी रेशियो। यस मैम। Suppose if I take it approximation, that is probability of earnings, future earnings. Future earning we have to take future earnings. Future earnings After 1 year, what will be the earning of this company? of this company. Into PE ratio given to the other company. Yeah, that only sir. वो उसके बारे में हमने कैसे निकालने का है। Suppose future earnings कैसे निकाल सकते हैं? From the past 5 years. Suppose current earning of a company is 5 rupee per share. Okay. And company is growing 10% per year. Okay. From last 5 years. So we can expect the same growth potential to that company. If current year earning is 5 rupees and 10% growth per year we are seeing, so we can expect the next year dividend, next year earning will be 5 plus 10%, 5.5 per share. Yeah. So we can expect the next year earning is 5.50 if current earning is 5 and growth potential is 10% of that company. तो हमें कहां से पता चलेगा ग्रोथ कितना है? वो पिछले 5 और 10 साल की ग्रोथ देखेंगे और चेक करेंगे क्या ये अगले साल कितनी ग्रोथ कर लेगी, वो उसके ऑर्डर से पता चलेगा, मैनेजमेंट की रिकमेंडेशन से पता चलेगा। जब भी मैनेजमेंट पिछले साल का प्रॉफिट बताता है वो अगले साल की एक्सपेक्टेशन भी बता देता है। अगर मैनेजमेंट को लगता है मुझे कंपटीशन ज्यादा मिल रहा है तो वो बोल देता है कि हमारी ग्रोथ अगले साल थोड़ी कम रहेगी। अगर मैनेजमेंट को लगता है नहीं हमें कोई कंपटीशन नहीं मिल रहा है, हम तो बढ़िया कर रहे हैं, तो वो बोल देता है अगले साल हमारी ग्रोथ उससे भी ज्यादा रहेगी। तो वहां से हमें एक्सपेक्टेशन आ जाती है कितनी ग्रोथ करेगी कंपनी। करंट ईयर के प्रॉफिट में वो ग्रोथ ऐड कर लो तो आपको नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट पता लग जाता है, उसके हिसाब से वैल्यूएशन करोगे। पीई रेशियो देके नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट पे ही आपको वैल्यूएशन करनी होती है। Okay. कुछ एनालिस्ट करंट ईयर के प्रॉफिट पे भी वैल्यूएशन करते हैं, जैसा आप चाहो वो कैसा कर सकते हो। वैल्यूएशन तो आपको करनी है ना, करंट ईयर के प्रॉफिट से करोगे तो पी थोड़ा ज्यादा दे देना, लास्ट अगर नेक्स्ट ईयर से करोगे तो पी थोड़ा कम दे देना, क्योंकि जब
अपनी कंपनी का करंट ईयर का लोगे तो दूसरी कंपनी का भी तो करंट ईयर का ही लोगे। तो दूसरी कंपनी का करंट ईयर के हिसाब से जो पी दे रहा होगा वो आप दे देना, और अगर अपनी कंपनी का नेक्स्ट ईयर का लोगे तो दूसरी कंपनी का भी तो नेक्स्ट ईयर का ही लोगे। तो दूसरी कंपनी में नेक्स्ट ईयर का जो पी बन रहा होगा थोड़ा कम ही बनेगा, तो आप अपने आप को भी कम दे देना। लगभग वैल्यूएशन सेम ही आएगी, चाहे करंट ईयर से करो चाहे नेक्स्ट ईयर से, लेकिन ज्यादा अच्छा होता है नेक्स्ट ईयर से करना। मुझे लगता है शायद क्वेरी क्लियर हो गई होंगी आपकी कि पी बना दें, बाकी जो हाँ जी दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, और ये बता चुका हूँ, बस आप ध्यान से सुनते नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मेरी बातें देखिए मैं मानता हूँ, बहुत सारी चीजें आपको मैं बता देता हूँ और सारी चीजें याद रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन याद रखेंगे तो आपका बेनिफिट ज्यादा है। यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब वॉरेन बफेट जी की बात हो रही थी, उन्होंने 3 बातें बताई थी, तो चौथी एक और हमारे एक्सपर्ट थे, हमने उनका नाम भी लिख दिया। क्या लिख दिया सर? शिवम सर स्टेटेड DCF approach to valuation is the most appropriate approach for valuation when 3 things are known with certainty। शिवम सर ने बताया कि DCF अप्रोच जो है ना वैल्यूएशन की सबसे बढ़िया अप्रोच है वैल्यूएशन करने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। अगर वो 3 चीजें पता है तो DCF अप्रोच लगा लेना। वो 3 चीजें क्या है वो अभी आगे आ जाएगी, और फिर अगर ये 3 चीजें आपको पता चल गई तो आपको वैल्यूएशन किससे करनी है? DCF अप्रोच से। अब मैं आपको DCF अप्रोच ही बताने जा रहा हूं। 2 चीजें आपको पहले से आती थी, पीई रेशियो का फॉर्मूला आपको पहले से आता था, और बुक वैल्यू निकालना आपको पहले से आता था। ये 2 मैं आपको बता चुका हूं। तीसरी है DCF अप्रोच, वो मैं आपको भी बताऊंगा। यहां तक किसी की भी कोई क्वेरी हो तो बताइए। यहां तक की कोई क्वेरी हो तो? नो सर। वेरी गुड। किसी की और की कोई क्वेरी नहीं है? आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हमारा वो हैंग हो गया इसलिए मैं टाइम ले रहा था। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड एस्टिमेट्स द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ कंपनी। यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब फेयर वैल्यू ही है। कह रहा है जब हम DCF के हिसाब से फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और एसेट्स बाय प्रोजेक्टिंग फ्यूचर कैश फ्लोज एंड डिस्काउंटिंग देम बैक टू द प्रेजेंट वैल्यू। वो कह रहा है कि डिस्काउंटिंग कैश फ्लो अप्रोच में उसके जितने भी फ्यूचर कैश फ्लो है, फ्यूचर कैश फ्लो का मतलब इन फ्यूचर वो जितना भी प्रॉफिट करने वाली है कंपनी, उसको हम डिस्काउंट करते हैं। डिस्काउंट करते हैं मतलब उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके लेस कर देते हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू मैंने सेकंड चैप्टर में निकालना आपको सिखाया था, आज फिर से सीखेंगे। तो हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं चलिए बताते हैं आपको। चलिए जी आ गए हम यहाँ पे। आज हम सिखाने वाले हैं DCF अप्रोच। इसका फुल फॉर्म है डिस्काउंटिंग कैश फ्लो अप्रोच। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। मैंने आपसे कहा कि 100 रुपए लगाओ, उसके बदले आपको 10-10 रुपए तो 5 साल तक मिलेंगे, और 150 रुपए आपको 6ठे साल में 5वें साल के एंड में मिल जाएंगे। मतलब ये आपको 1 साल बाद मिले, ये 2 साल बाद, ये 3 साल बाद, ये 4 साल बाद, ये 5 साल बाद, और ये भी 5 साल बाद। 5वें साल के एंड में आपको शेयर बिक जाएगा 150 रुपए में। तो उस शेयर को आप कितने तक में खरीद लोगे? अगर इंटरेस्ट का जो रेट है वो 10% हो तो जरा ध्यान समझिए। तो मैं कहूंगा कि मुझे 10 रुपए मिलेंगे 1 साल बाद, यानी उनकी आज की वैल्यू क्या है? तो मैं यहां पर करूंगा 10 डिवाइडेड बाई 1.10 एक बार, तो आंसर आएगा 0.9 आंसर आएगा 9.909। कैलकुलेटर होगा किसी के पास तो एग्जैक्ट आंसर निकाल दो। किस किस को मेरी ये बात समझ में आ गई कि 1.10 से डिवाइड क्यों किया? आप डिस्काउंट कर दिए सर। डिस्काउंट कर 9.09 आ गया। तो बैक कैलकुलेशन किया आपने? हाँ जी बैक कैलकुलेशन किया आपने?
हाँ, मैंने उसको जो है 1 साल पहले की वैल्यू निकाल दी, मुझे 1 साल बाद मिलेंगे ना, मैं आज की वैल्यू निकाल दी, प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी। और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको बताया था जितने परसेंट का रेट हो उतने परसेंट से डिवाइड करते हैं। किसको समझ में नहीं आया है, नहीं आया तो दोबारा समझाएंगे। बोलिए किसी को समझ में नहीं आ रहा है, सेकंड लेसन में समझाया था हमने, सबको समझ में आ गया? हर्षा जी क्लियर? यस यस सर। तो स्क्रीन शेयर किया है सर एक बार? स्क्रीन नहीं आ रहा है सर। आएगा सर वो, ये देखिए ये रही। चलिए, तो मुझे समझ में आ गया। जरा ध्यान से समझिएगा, अब मैं वही बता रहा हूं कि आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया आज, उसके बदले उसने कहा आपको कि भैया 10-10 रुपए तो आपको मिलेंगे 5 साल तक, और फिर उस शेयर को बेचने पे मिल जाएंगे 150 रुपीज। कौन से ईयर में? अभी देख लो, ये सर पहला साल था, 2, 3, 4, 5 और 5, ये ईयर है, ये ईयर है, ये अमाउंट है, और ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, और ये आ गई सर प्रेजेंट वैल्यू। पीवी फैक्टर कैसे निकलता है? 1 डिवाइडेड बाई 1.10। ये 10 क्या है? क्योंकि 10% रेट था इसलिए हमने ये किया। ये आ गया, फिर इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाई 1.10। ये दूसरे साल का आ गया। इसको ये पीवी फैक्टर समझ में नहीं आए, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, दिख जाएगा। इसको ये पीवी फैक्टर समझ में नहीं आ रहे हैं, पहले साल का निकालने के लिए मैंने 1 डिवाइडेड बाई 1.10 किया, क्योंकि पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% हमें निकालना था। पीवी फैक्टर निकालना सबको समझ में आ गया ना? अगर 9% होता तो 1 डिवाइडेड बाई 1.09 करते, 10 है तो 1.10 किया, 12 होता तो 1.12 करते, और 5 होता तो 1.105 करते, 1.05। क्लियर सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। देखिए 10 रुपए जो हमें 1 साल बाद मिलने वाले थे, उनकी आज की वैल्यू है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पता चलेगा। वो है सिर्फ 9 रुपए 9 पैसे, और जो 10 रुपए हमें 2 साल बाद मिलने वाले हैं उनकी वैल्यू आज 8 रुपए 26 पैसे। सर उसमें आपने पहले में क्या लिया? C3 इंटू क्या लिखा था सर? वो सेल वाला, ये वाला तो मैंने किया है 1 डिवाइड बाई 1.10। नहीं वो नहीं सर, प्रेजेंट वैल्यू में C3 कुछ लिखे थे आप। यहाँ पर मैंने लिखा है दिस, वो दिखाइए ना इन बी और सी को मल्टीप्लाई किया है सर। वो ठीक है सर, वो जो आपने एक्सेल में लिखा ना C3, हाँ एक मिनट सर होल्ड कीजिए सर। तो सेल की वैल्यू है, सेल का नाम है ना ये C3, देखो C है इधर और इधर 3 है सर। C मतलब सेल हो गया, B मतलब हो गया नहीं बॉक्स। नहीं C मैंने लिखा, मैं बताता हूँ क्या लिखा मैंने यहाँ लिखा है C3, मैं बताता हूँ। देखो ये C है ऊपर, मुझे करना था मल्टीप्लाई, मुझे ये C है और ये 3 है, तो इस वाली सेल का नाम है C3, इस वाली। हाँ सर ठीक है, समझ में आ गया, हाँ वो समझ में आ गया सर। तो मेरे को C3 की मल्टीप्लाई करानी थी, C3 और B3 की मल्टीप्लाई करानी थी, तो फिर मैंने यहाँ पर C3 और B3 किया। C3 स्टार B3, ठीक है। स्टार नहीं है, मल्टीप्लाई। हाँ C3 स्टार, हाँ वो समझ गए, स्टार मतलब मल्टीप्लाई। हाँ वो पता है। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये C3 की वैल्यू और CB की वैल्यू, B3 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके बता देगा। हाँ फिर हम लोग ड्रैग डाउन करेंगे तो वो आ जाएगा सर। हाँ उसके बाद हमने ये अगली वाली वैल्यू भी, हाँ वो ड्रैग, सावधान समझिए सर वो एक्सेल सीखा था बहुत पहले, वो भूल गया था ड्रैग। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब सुनिए,
₹10 जो आपको 1 साल बाद मिलने वाले थे, अगर वो आज की वैल्यू निकालना चाहूं तो वैल्यू निकली ₹9.09। मतलब अगर कोई मुझे ₹9.09 आज दे दे तो मैं उसे 10% ब्याज पे लगाऊंगा तो मेरे को 0.91 पैसा मिल जाएगा। तो देखो ₹10 बन जाएंगे, यानी 1 साल बाद जो ₹10 मिलने वाले हैं उनकी आज की वैल्यू ₹9.09 है, क्योंकि ₹9.09 अगर कोई मुझे आज ही दे दे तो वो 1 साल में ₹10 बन जाएंगे अपना। तो चाहे मुझे 1 साल बाद ₹10 मिल रहे हैं या आज ₹9.09 मिल रहे हैं, बराबर है। ये क्लियर? ऐसे ही अगर दो साल बाद मुझे ₹10 मिल रहे हैं, उसकी जगह पर ₹8.26 आज ही मिल जाए तो वो बराबर है। देखो ₹8.26 को मैं 10% ब्याज पे लगाऊंगा तो मेरे को ब्याज मिल जाएगा 10% ब्याज 82 पैसे मिल जाएगा। वो 82 पैसे जब मैं इसके अंदर जोड़ दूंगा, ₹8.26 में 82 पैसे जोड़कर जो भी आएगा वो आएगा ₹9.09। और फिर मैं उस पर 10% दूसरे साल लूंगा, ये क्या हो गया, हाँ, तो फिर मैं उस पर पैसे ब्याज लूंगा तो वो आ जाएगा मेरा 0.91 और जोड़कर जब आप सब देखोगे तो फिर ₹10 बन जाएंगे। यानी कि 2 साल बाद अगर मुझे ₹10 मिल रहा है तो उनकी आज की वैल्यू क्या है, ₹8.26। ऐसे ही अगर 3 साल बाद मुझे ₹10 मिल रहा है, उनकी आज की वैल्यू क्या है, 7.51। मेरी बात सबको समझ में आ रही है ना? तो ये तीनों, ये ₹10 जो मुझे मिल रहे थे, इनकी मैंने आज की वैल्यू निकाल ली। सबको समझ में आ गई? 3 साल बाद की ये निकली, 4 साल बाद की है, 5 साल बाद की, और 5 साल बाद की ₹150 की वैल्यू सिर्फ 93 रुपीज है आज में। यानी 93 रुपीज दे दे और मैं 5 साल के लिए ब्याज पे लगा दो, ₹150 हो जाएंगे अपने आप। सर दिस इज नोन एज आल्सो एन्युटी टेबल्स ना सर? एन्युटी टेबल होगा नहीं? टेबल बिल्कुल, जो पीवी फैक्टर निकाल रहा हूँ ये एन्युटी टेबल से मिलेगा, लेकिन पेपर में एन्युटी टेबल अलाउड नहीं है, तो पीवी फैक्टर आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा जैसे मैंने करके बताया। लेकिन आप समझे सही है, ये एन्युटी टेबल की ही फिगर्स हैं। तो डीसीएफ अप्रोच समझ में आ रही है? डीसीएफ अप्रोच बोलती है कि जो भी पैसा आपको इन फ्यूचर में इनफ्लो होने वाला है उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी हर्षा जी, क्लियर हुई है? हाँ सर हो गया। और अब इन सबका टोटल कर दिया, अब इन सबका टोटल कर दिया हमने, ये रहा, ये आ गया 131 रुपीज। यानी कि जो ₹100 का शेयर हम आज ले रहे हैं डीसीएफ अप्रोच के हिसाब से, अगर वो शेयर 5 साल बाद हमें लगता है कि 150 का हो जाएगा तो उसकी आज हम उसे ₹131 में खरीद पाएंगे। और ये 10-10 क्या मिल रहे थे, डिविडेंड। ये जो ₹10 साल मिल रहा था ये डिविडेंड था, और ₹150 में उसकी वैल्यू मिल जाएगी बाद में। तो यानी कि उसको शेयर को, अगर कोई शेयर ₹10 साल का डिविडेंड भी दे रहा है और ₹150 में बिक भी जाएगा, तो डीसीएफ अप्रोच के हिसाब से हम उसे ₹131 में खरीद सकते हैं। तो डीसीएफ अप्रोच से वैल्यूएशन करना आया पेपर में। डीसीएफ मतलब ये आज अंडर वैल्यूड है सर? हाँ, अगर ₹100 में मिल रहा है तो अंडर वैल्यूड है, लेना है तभी तो लेंगे। अप्रोच क्लियर हो गया सबको? हाँ सर इसके पहले जो स्क्रीन किया था ना सर, आपने लिखा था ₹1000 का, जो पेन से लिखा था वो नॉर्मल था, वो तो हटा दिया मैंने। तो डिलीट करिएगा, वो हटा दी, यही तो सेम थी वो। Now, after discounting, you are getting 131 rupees. After discounting the future cash flow, we got 131. So as per the DCF approach, this share which market price is 100, we can bought it up to 131 rupees. As per the DCF approach, the value of share is 131, but it is quoted in the market at ₹100. It is undervalued by about 30%. So we should buy it. We can gain about 30% in next few years. Okay. इस कैलकुलेशन में हम इंटरेस्ट को भी इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब तो इंटरेस्ट 20%, 10% इंटरेस्ट देने के बाद भी कमा लेंगे, क्योंकि हम 10-10 रुपए हर साल कमाएंगे और 5 साल में 150 हो जाएगा, तो सब कुछ कमा लेंगे। हमने ₹100 कमाए हैं, ₹100 लगा के, लेकिन वो 5 साल का ब्याज भी तो दिया है ना, वो ₹100 कहाँ से है, ब्याज भी तो लिए। अगर इंटरेस्ट भी एडजस्ट कर लिया तो भी 30% का प्रॉफिट है हमें इसको शेयर लेने में, ये वाला शेयर लेने में, तो ये ले लेना चाहिए। डीसीएफ अप्रोच वैल्यूएशन ये है। पेपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, अभी हमारी बुक में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन गिवन है, वो करने हैं आपने। डीसीएफ अप्रोच किसी को समझ में ना आई हो तो बोलिए, वरना हम आगे बढ़ते हैं। सर मेरे को वो पीवी फैक्टर बस निकालने में थोड़ी तकलीफ है। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, जैसे मान लीजिए 5% का पीवी फैक्टर निकालना है
तो कैसे निकालेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1.05, जो भी आंसर आएगा वो 1 साल का पीवी फैक्टर है, वो यहां लिख देंगे। फिर जो 1 साल का पीवी फैक्टर ये आया था इसको डिवाइड कर देंगे 1.05 से, तो जो आंसर आएगा वो दूसरे नंबर पे लिख देंगे। फिर जो दूसरे नंबर का है उसको डिवाइड कर देंगे 1.05 से, अब जो आंसर आएगा वो तीसरे नंबर पे कर लेंगे। और इस एक्सेल शीट में बनाने का तरीका देख लीजिए क्या है। एक्सेल शीट में बनाने का तरीका, पहले मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा 1 डिवाइड बाई 1.10, क्योंकि पी फैक्टर 10% से निकालना था। फिर सेकंड नंबर निकालते समय मैंने C3/1.1 लिख दिया, C3, और फिर इसको कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर दिया, अपने आप हो जाएगा। फिर ये अपने आप C4, C5, C7 अपने आप बन जाएगा। और 5वें साल में मुझे यही वाला चाहिए था, इसलिए मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगाना आपको आता होगा। नीचे टोटल का फॉर्मूला है, टोटल लगाने के लिए ऑटो सम का ये क्वेश्चन होता है, ऐसे ऑटो सम दबाओ और लग जाएगा, ऐसे ऑटो सम दबाओ और हो जाएगा। और कोई क्वेरी सर एक्सेल शीट में? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अगर कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए, वरना आगे बढ़ते हैं। सर जैसे 18% है तो ये 1.18 होगा। वेरी गुड। सूर्यवंशी जी एक चीज और बताओ, 2% हो तो 1.02 होगा सर। सर 1.02 और 20% हो तो 1.20। ये गलती मत करना, बिल्कुल सही बताया आपने। अगर 2% हो तो 0.2 लिख के आना है, और अगर 20% तो खाली 2 भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। 1.20 का मतलब 1.2 ही तो हुआ ना, तो 1.2 20% है। अगर क्वेश्चन हो 8% तो 1.08, और अगर क्वेश्चन हो 10% तो 1.10। बस ये गलती मत करना, जो बताया वही सही है, और ऐसे ही करके आ जाना, पेपर में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। डीसीएफ अप्रोच के बाद क्या है, चलिए पढ़ते हैं। एक्सेल से करेंगे तो तभी बनेगा, बिना एक्सेल के ये अपन कितना भी करें नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए तो एक्सेल सिखाया। बहुत सारे स्टूडेंट को एक्सेल चलाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी मुझे एक्सेल सिखाना पड़ा, ये वाला सिखाना पड़ा इसीलिए, वरना तो मैं छोड़ देता, मैं ना सिखाता। Sir, we have taken as 10% rate of interest. यस मैम, Okay, sir. यस मैम। What is the guess mark we can take it as, whether it is 10% or 15% or 20%? It will कौन be सा given- प्रॉब्लम करते हैं? we should take the interest rate which is prevailing in the market as per the RBI, or maybe as per the banking interest rate we can Banking. we Okay. can take banking interest rate, but in the paper it will be given to you how much interest you have to take into consideration. Yeah. That is problem is different. I'm asking about how to analyze our Then you should take probably 10% और 8%, और आजकल का जो रेट चल रहा है वो आरबीआई का 7% है। 6 to 7% भी आप ले सकते हैं। जितना इंटरेस्ट रेट कम लेंगे उतनी वैल्यू ज्यादा निकल जाएगी, जितना इंटरेस्ट रेट ज्यादा लेंगे उतनी वैल्यू कम हो जाएगी। वैल्यू कम हो जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट अपने हिसाब से ले सकते हैं, अपनी आपका पैसा कहाँ से लाए हैं आपने कहाँ से उधार उठाया है, वो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिफर करता है। अब अगर एक इन्वेस्टर है, वो उसके घर में फालतू पैसा पड़ा है, वो तो 2%, वो तो 5%, 6% बोलेगा अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और एक इन्वेस्टर बैंक लोन लेकर आया है वो 12% बोलेगा, और एक इन्वेस्टर ने तो भैया फ्यूचर में उठा रखा है मेरी तरह, वो तो कहेगा मुझे 25% से कम में पड़ता ही नहीं आता है। फ्यूचर वालों की कॉस्टिंग ज्यादा होती है। चलिए, what is DCF definition? The discounting cash flow approach method estimates the intrinsic value of a company or asset by projecting future cash flow and discounting them back to the present value। कह रहा है फ्यूचर में जितने भी कैश फ्लो आपको मिलने वाले हैं ना, उनको आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हो डिस्काउंट करके, उसी को बोलते हैं डिस्काउंटिंग कैश फ्लो अप्रोच से वैल्यूएशन करना। टू डिटरमाइन द फेयर वैल्यू ऑफ एन एसेट बेस्ड ऑन द फ्यूचर कैश फ्लो। इसमें क्या होता है, फ्यूचर कैश फ्लो के या प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो, कंपेयर करते हो उसकी इंट्रिंसिक फेयर वैल्यू को विद द मार्केट प्राइस, और आइडेंटिफाई करते हो क्या वो अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड। अगर अंडर वैल्यूड होता है तो खरीद लेते हो, और ओवर वैल्यूड होता है तो बेच देते हो। व्हेन टू यूज DCF, DCF कब यूज करनी चाहिए? सुटेबल फॉर कंपनीज विद प्रिडिक्टेबल
प्रिडिक्टेबल एंड स्टेबल कैश फ्लो। एक तो आपको ये कैलकुलेट करने के लिए कैश फ्लो पता होना चाहिए। अब कैश फ्लो क्या कोई आप जादूगर थोड़ी हो, अगले 5 साल कितने पैसे मिलेंगे आपको पता लग जाएगा। तो जो कंपनियां ऐसी हैं कि हर साल सेम डिविडेंड देती हैं, हर साल एक प्रॉफिट पता लग जाता है, लगभग सेम ग्रोथ आ रही है, तो उन कंपनियों के लिए डीसीएफ अप्रोच बढ़िया है, क्योंकि वहां पर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो इन सब चीजों को। तो डीसीएफ अप्रोच करने के लिए आपको कैश फ्लो पता लगने चाहिए। आइडियल फॉर मैच्योर बिजनेस, जो पुरानी कंपनियां हैं 10 साल से एक जैसा चल रही हैं, उनको कोई ज्यादा कंपटीशन नहीं है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वालों की कंपनियों के लिए ही अच्छा है। सर डीसीएफ का फॉर्मूला क्या है? वही एक्सेल शीट जो मैंने आपको बता दी। हर साल की प्रेजेंट वैल्यू निकालो, पहले साल की भी निकालो, दूसरे साल की भी निकालो, और एन मतलब जितने साल हो उतने साल की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उनको टोटल कर दो। तो ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको एक्सेल शीट सिखा दी है। आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। फोरकास्ट फ्यूचर कैश फ्लो। सबसे पहले तो फ्यूचर के कैश फ्लो बताओ कितने लगेंगे, वो कौन बताएगा? आप फोरकास्ट करोगे, कोई बताने नहीं आएगा, आप अंदाजा लगाओगे, फोरकास्ट करोगे। प्रोजेक्ट फ्यूचर फ्री कैश फ्लो ओवर अ पीरियड यूजुअली 5 to 10 ईयर। 5 साल या 10 साल के लिए पहले फ्यूचर कैश फ्लो बताओ, फिर उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। वो जो फ्यूचर कैश फ्लो होते हैं उनको प्रेजेंट वैल्यू निकालो। डिटरमाइन द डिस्काउंट रेट। फिर राधा जी ने जो पूछा था सर इंटरेस्ट रेट कैसे पता चलेगा, वो अपनी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो। अब सर ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? जहां से भी आपने कर्जा लिया हुआ है वहां आपकी कैपिटल की कॉस्ट क्या है, वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट रेट क्या होता है, तो आंसर लिख कर आना WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और ये मेरी बारी में आया था, ये क्वेश्चन मेरी बारी में आया था और मैं WACC लिख कर आया था, नंबर मिले होंगे मुझे पूरे। तो यूज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज अ डिस्काउंट रेट। फॉर्मूला क्या होता है वो बाद में बताएंगे आपको। आगे आ जाओ। कैलकुलेट द टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू वही है जो मैंने 150 रुपए बताई थी उस क्वेश्चन में, कि बाद में ये शेयर इतने का तो बिक जाएगा। तो टर्मिनल वैल्यू मतलब आखिरी वैल्यू, कि बाद में हम इसे बेचेंगे तो इतने पैसे मिल जाएंगे, उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डीसीएफ अप्रोच से निकल जाता है। डीसीएफ अप्रोच से क्या करते हो, फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू, पीवी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो प्लस पीवी ऑफ टर्मिनल वैल्यू, ये होती है डीसीएफ वैल्यू। डीसीएफ वैल्यूएशन से वैल्यू निकालनी हो तो आपको क्या करना है, फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और टर्मिनल वैल्यू की भी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, उन दोनों को जोड़ देना है। उस एक्सेल शीट में हमने यही करा है कि शुरू के 5 साल जो फ्यूचर कैश फ्लो थे उनकी वैल्यू निकाली, और जो लास्ट में 150 रुपीज मिलने तो उनकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, और दोनों को ऐड कर दिया। यहां तक किसी को कोई क्वेरी हो तो बोलिए, वरना अगला मेथड बताने जा रहा हूं, गोल्डन ग्रोथ मॉडल। यहां तक किसी को कोई एक्सेल शीट हो जाएगी, बहुत इजी है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो प्लस प्रेजेंट वैल्यू टर्मिनल वैल्यू टर्मिनल वैल्यू बस। जी अगला मेथड बताने जा रहा हूं, गोल्डन ग्रोथ मॉडल। पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है। ये आ गया गोल्डन ग्रोथ मॉडल। इन्होंने क्या बोला कि सर कंपनी में ग्रोथ भी तो होगी, तो कोई बात नहीं, अब ये बीच में आ गया। चलो गोल्डन ग्रोथ मॉडल अभी बताएंगे, पहले से पूरा कर लेते हैं। ये कह रहा है सर डिस्काउंटिंग कैश फ्लो कर लो टू द प्रेजेंट वैल्यू सब चीजों का, और आपका डीसीएफ अप्रोच में प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। एड टर्मिनल वैल्यू, उसकी भी डिस्काउंटेड वैल्यू निकालो, टर्मिनल की और जोड़ दो। न्यूमेरिकल एग्जांपल देख लेते हैं। चलो एक आधा, पहले डीसीएफ का ही। सर एक क्वेश्चन था, कंपनी एक्स थी, उसकी फ्यूचर में हमें लग रहा था पहले ईयर जो कैश फ्लो आएगा वो 100 करोड़ आएगा, फिर 120 आएगा, फिर 150 आएगा। WACC 12% थी और टर्मिनल ग्रोथ रेट जो है ना वो 5% है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। टर्मिनल वैल्यू गिवन नहीं है हमें, टर्मिनल वैल्यू भी हमें कैलकुलेट करनी है, और वो कह रहा है टर्मिनल ग्रोथ रेट जो है ना वो 5% है। मतलब और हमारे को लास्ट में जो मिलना है वो हमें खुद कैलकुलेट करना है। कितने की खरीदी हमने वो, कब वो कह रहा है कि आ जाओ कैलकुलेट द टर्मिनल वैल्यू। पहले टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं गोल्डन ग्रोथ मॉडल से। गोल्डन ग्रोथ मॉडल मतलब ग्रोथ का ऐड करके बस। चलिए तो चेक करते हैं सर। ये 150 थर्ड ईयर में गिवन था हमें, 150 थर्ड ईयर में गिवन था, इसमें 5% और ऐड कर दो। 150 प्लस 150 का 5%, ये आ गया 150 तो पहले से ही था और 7.5 इसमें और जुड़ गया, ये आ गया 157.50। फोर्थ ईयर की वैल्यू आ गई है। कैश फ्री कैश फ्लो फोर्थ ईयर, 3 तक तो हमें गिवन था, फोर्थ का मैंने निकाल लिया। फोर्थ में हमें बस इतना ही पैसा मिलेगा, तो हमें पता चल गया सर फोर्थ में हमें जो पैसा मिलने वाला है वो 157.50, जो देखो इसका भी आया है
157.50 पैसा मिलने वाला है हमें। अब गोल्डन ग्रोथ मॉडल से मैं आपको पहले टर्मिनल वैल्यू निकालना सिखा देता हूं। उसका फॉर्मूला मैं एक बार पहले बता चुका हूं। वैल्यू इक्वल टू अर्निंग डिवाइडेड बाई, याद है आपको, रिटर्न माइनस ग्रोथ। ये फॉर्मूला मैंने बताया था, याद है? वैल्यू इज इक्वल टू अर्निंग पर ईयर डिवाइडेड बाय रिटर्न, जो भी हमारी रिटर्न आ रही है पहले से 12% और माइनस ग्रोथ। तो इसका फॉर्मूला हो गया 157.50 डिवाइड बाई 12 माइनस 5% इंटू 100। यहां से आंसर आ जाएगा 157.50 डिवाइड बाई 7 इंटू 100। उसको सॉल्व करके आंसर आया 2250। क्लियर यहां तक? तो हमारे को क्वेश्चन में टर्मिनल वैल्यू गिवन नहीं थी, वो हमने गोल्डन ग्रोथ मॉडल से निकाली, जिसका फॉर्मूला है ये, और ये हम पहले पढ़ा चुके हैं। जिस दिन हमने आपको वो बताया था कि इकट्ठा करना। सर एक बार फिर से बता दीजिए। वैल्यू इज इक्वल टू अर्निंग डिवाइडेड बाय रिटर्न माइनस ग्रोथ है क्या? रिटर्न मतलब जो रिटर्न हमें मिल रही है, या फिर हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो हमारा इंटरेस्ट रेट है, और माइनस ग्रोथ। ₹15 कहाँ से आया सर? 150 प्लस 15। देखिए 150, ये जो अर्निंग लेनी होती है हमें नेक्स्ट ईयर की लेनी होती है गोल्डन ग्रोथ मॉडल में। E1 निकले, E1 का मतलब हो गया अगले साल की। तो जो 150 था ये थर्ड ईयर का था, हमने अगले साल का कैलकुलेट किया, 150 में 5% की ग्रोथ जोड़ी। 5% जब 150 करा तो 7.5 आया, तो ये आया 157.50। 157.50 हमारी अर्निंग आ गई नेक्स्ट ईयर की, डिवाइडेड बाई रिटर्न माइनस ग्रोथ। तो हमारा आंसर निकल कर आया 2250। नो सर, आई डिडंट गेट इट। ओके, दोबारा बताते हैं। 150 इंटू, बता रहे हैं, दोबारा बता रहे हैं। एक बार ये म्यूट हो जाइए, थोड़ी सी ना डिस्टरबेंस आ रही है, मैं बता दूं। सर क्या आ रहा है सर? आई थिंक समबडी। देखिए 150 रुपीज तो हमारा थर्ड ईयर का प्रॉफिट था, हमें चाहिए था फोर्थ ईयर का प्रॉफिट। 150 रुपीज तो प्रॉफिट था, उसमें 5% की ग्रोथ थी। 150 प्लस 5% करोगे तो 157.50 आ जाएगा। 150 में 5% ऐड करोगे तो 157.50 आ जाएगा। फिर मैंने डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के थ्रू वैल्यू निकाली। वैल्यू इक्वल टू अर्निंग डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट भी बोल सकते हैं, या फिर रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न भी बोल देते हैं। तो मैंने रिटर्न लिखा था, और माइनस ग्रोथ रेट। तो ये ई हमारे पास था 157.50। 157.50 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 7 और इंटू 100 तो होता है। यहाँ सर 2250। तो ये हमारी टर्मिनल वैल्यू होगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कैसे करेंगे? आ गए वापस क्वेश्चन पे। हम ये जो 100 रुपए हैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे, फिर 120 की भी निकाल देंगे, 150 की भी निकाल देंगे, और जो ये 2250 आया इसकी वैल्यू की भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे, तो आंसर आएगा। अब इसे एक्सेल में करेंगे। चलिए अब इस एक्सेल में यहां पर आ गए हम, तो यहां पर मैं लिखूंगा, बताना जरा कितना कितना था? 100, 120 और 150। 100, 120, 150। 3 ही साल है बस, और एक साल हो रहा है तीसरे साल का ही, उसमें हमारे को भी मिल जाए। तीसरे साल में हमारे को 2250 और मिलने हैं। और अब हम कितने परसेंट का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है? 12% का। तो 1 डिवाइड बाई 1.12 करेंगे, और इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाई 1.12। ये आ गई। ये बन गया, और ये हमारे आंसर आ गया।
1893। देखो एक्सेल शीट में करने में एकदम आंसर आ जाएगा। यहां पर भी हमारा आंसर यही आएगा नीचे। 1 minute you show the screen, sir. C6 में शायद आपको चेंज करना है सर, वैल्यू सेम आया है सर। दोनों की दोनों वैल्यू तीसरे साल में ही तो मिल रही है। 150 रुपीज भी तीसरे साल में ही मिलेंगे और शेयर बेस भी तीसरे साल में ही मिलेगा। तो इसलिए दोनों मैंने जानबूझ के सेम रखी है। थर्ड ईयर का ही तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर रखेंगे। मतलब दो चीजें में 2250 की मिलनी, वो हमें अभी 1893 में मिल रही। हाँ, जो आइटम हमें 3 साल तक इतने पैसे देने के बाद 2250 में बिक भी जाएगी, उसकी आज की वैल्यू 1893 रुपए बनती है। अगर वो 1893 से कम पे मिल रहा होगा तो ले लेंगे, वरना नहीं लेंगे। डीसीएफ अप्रोच के हिसाब से वैल्यू निकल कर आई है। यहां तक किसी को कोई क्वेरी? दूसरे साथ जिस मेथड से इसने बोला वो सीधे करना कि सभी से उसको निकाल के वैल्यू फिर निकालनी। पेपर में तो जिस मेथड से कहा उसी से करके आना, और प्रैक्टिकली आप अपने हिसाब से करोगे। प्रैक्टिकली डीसीएफ अप्रोच मेथड तब चलता है किसमें? बॉन्ड्स में चलता है। डीसीएफ अप्रोच मेथड इक्विटी में चलता ही नहीं है, क्योंकि बॉन्ड्स में हमें पता होता है हर साल कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा, और लास्ट में उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, उसकी रिडीमेबल वैल्यू क्या होगी। तो डीसीएफ अप्रोच है ज्यादातर मैं बॉन्ड में यूज करता हूं, मैं इक्विटी पे यूज करता ही नहीं हूं। पेपर में आ भी सकता है कि डीसीएफ अप्रोच इज मोस्ट इफेक्टिव इन विच काइंड ऑफ वैल्यूएशन। तो बॉन्ड्स की वैल्यूएशन और जो पुरानी कंपनीज हैं जो बिल्कुल एक सिमेट्री तरीके से डिविडेंड दे रही हैं, सिमेट्रिकल तरीके से ग्रोथ आ रही है, उसमें ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि उसमें क्या है, हम एक्सपेक्टेड बता सकते हैं कैश फ्लो क्या होगा। और किसी कंपनी में एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ही नहीं पता, किसी साल प्रॉफिट किसी साल लॉस। तो जो वेल सेटल्ड कंपनी है उनको हम डीसीएफ से कर सकते हैं, और जो बॉन्ड्स होते हैं हमारे उनको हम डीसीएफ अप्रोच से वैल्यू करते ही हैं। आगे बढ़े। किस किस को डीसीएफ अप्रोच में कोई क्वेरी है तो बोल दीजिए। हर्षा जी, डीसीएफ अप्रोच क्लियर हो गई ना? 2 क्वेश्चन आएंगे पेपर में कम से कम। हाँ सर। एक्सेल चलाना तो आपको आता ही होगा, बस कर देना एकदम से। और जिसको हाँ सर, कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं आपसे पूछिएगा। और जिसको एक्सेल चलाना नहीं आता है वो अपने अड़ोसी पड़ोसी दोस्त यार बच्चों को बड़ों को किसी को भी बुला के एक्सेल की दो कमांड है बस, वो प्लस करने वाली, डिवाइड करने वाली और मल्टीप्लाई करने वाली, वो सीख लो। 5 मिनट लगती है, सामने बैठा के अच्छे सीख लो, पेपर में इजी हो जाएगा करना, क्योंकि बिना एक्सेल के आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। और एक्सेल चलाना आपको अच्छे से आना चाहिए, बहुत इजी है, कुछ बड़ा काम नहीं है। और अगर किसी को एक्सेल नहीं आता है तो कैलकुलेटर भी आएगा वहां पर, कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। करना मैंने बता दिया, 1 डिवाइडेड बाय 1.10, अगर 10% हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। जब मेरा पेपर था तो मैंने क्वेश्चन कैलकुलेटर से सॉल्व किया था, एक्सेल से नहीं। मुझे पता नहीं क्यों एक्सेल की शीट ही नहीं मिल पा रही थी वहां पे उनके कंप्यूटर में, बाद में मिल गई थी, लेकिन मैंने फिर मुझे तो किसी से भी करवा लो, मैंने वहां जो कैलकुलेटर मिला था मुझे उनके कंप्यूटर में उसमें ही कर लिया था। तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, मैं तो हाथ पे भी कर लेता हूँ, मुझबानी भी कर लेते हैं हम। तो आगे बढ़ते हैं जी। तो हम लोग फिजिकल कैलकुलेटर तो ले ही सकते हैं, क्या फिजिकल कैलकुलेटर नहीं ले आ सकते? वहाँ ले सकते हैं, उनके कंप्यूटर में ही कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर है, वो मिलेगा। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए वैल्यू आ गई 189322, जो 22 है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू सही है आंसर, लेकिन चलो 27 भी होगा पेपर में तो लगा देना। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ डीसीएफ। डीसीएफ की एडवांटेज क्या है? एक तो ये इंट्रिंसिक वैल्यूएशन बता देता है, बिल्कुल एग्जैक्ट जो आपको पता चली थी जितना भी पैसा वहां से आना उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल कर बता देता है। प्रोवाइड्स अ ट्रू एस्टिमेट ऑफ द कंपनीज वर्थ। फ्लेक्सिबल मॉडल कैन इनकॉर्पोरेट डिफरेंट सिनेरियो एंड असम्पशन। जो भी आपके असम्पशन लोगे, आपको लगता है नहीं फ्यूचर में तो इसके
जो है पैसे गिर जाएंगे, मतलब कम आएगा इससे पैसा, तो वो भी आप उसमें ले सकते हो। हेल्प्स इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिसीजन लेते समय आपका बड़ा काम आएगा। लेकिन लिमिटेशन क्या है, सेंसिटिव टू असम्पशन, इसमें हर चीज आपको असम्पशन लेनी पड़ती है, फ्यूचर में इतना कैश फ्लो आएगा, इतनी ग्रोथ रहेगी, सब कुछ असम्पशन है। डिफिकल्ट फॉर अनप्रिडिक्टेबल बिजनेस, अगर बिजनेस अनप्रिडिक्टेबल हो तो फिर आप इसको कर ही नहीं पाओगे। और टर्मिनल वैल्यू डोमिनेंस, टर्मिनल वैल्यू कितनी रहेगी आप कैसे बता पाओगे, ये भी बड़ी दिक्कत की बात है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे ये तो कुछ फॉर्मूले मैंने बता दिए याद करने के लिए आपको। डिविडेंड यील्ड मॉडल, डिविडेंड यील्ड मतलब डिविडेंड डिवाइडेड बाय करंट प्राइस, पहले बता चुका हूं। अर्निंग यील्ड, अर्निंग डिवाइडेड बाय करंट प्राइस। पीईजी रेशो आपको बताया था, वही ग्रोथ एडजस्टेड प्राइस टू अर्निंग रेशो, तो करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक डिवाइडेड बाय ईपीएस, तो ये आ जाएगा आपका पीईजी रेशो, मतलब एक तरह से पीई रेशो, एक तरह से पीई रेशो ये प्राइस अपॉन अर्निंग, पीई रेशो ये पीईजी भी बोलते हैं इसे। स्क्रीन शेयर नहीं है, स्क्रीन शेयर नहीं है, ओहो पहले बताना था, इतना सारा पढ़ा दिया बिना स्क्रीन शेयर करे। ये देखिए जी, डिविडेंड यील्ड ये रहा, डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला हम पहले बता चुके हैं, डिविडेंड पर शेयर इनटू करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक। अर्निंग यील्ड का हो गया अर्निंग डिवाइडेड बाय प्राइस, और पीई रेशो का आपको पता ही है, प्राइस अपॉन अर्निंग, ये रहा प्राइस अपॉन अर्निंग, करंट प्राइस अपॉन अर्निंग, ठीक है। पीईजी रेशो दिया किसने था सर, पीटर लिंच ने, किसने, पीटर लिंच। पीईजी रेशो वाज टर्म्ड कॉइन्ड बाय पीटर लिंच एंड फंड मैनेजर, ये फंड मैनेजर ही थे। He believed that sometimes a high price to earning ratio could be justified on the foundation of high growth potential. अगर आपकी कंपनी में हाई ग्रोथ पोटेंशियल है तो उसे हाई पीई दिया जा सकता है, और अगर कंपनी को लगता है, आपको लगता है कंपनी में ग्रोथ नहीं आएगी तो उसका पीई भी आपको कम ही देना चाहिए। तो ये जो पीटर लिंच थे, ये हर उस कंपनी का शेयर खरीद के बैठ जाते थे जिसमें उन्हें लगता था ग्रोथ हाई लगेगी, और उन्हें हाई पीई देते थे, मतलब जब तक वो हाई पीई पे ना जाए तब तक उसे खरीद के रखते थे, ज्यादा हाई देते थे। चलिए, एसेट्स बेस्ड वैल्यूएशन, मतलब बुक वैल्यू वाला बता रहा हूं, इजी है, आपका करा हुआ है। एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मेथड, इसमें क्या होता है, सारी एसेट जोड़ दी जाती है। एसेट बेस्ड वैल्यूएशन एस्टीमेट तो इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, उसे बुक वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। उसके अंदर क्या करना पड़ता है, वैल्यू ऑफ इट्स ऑल एसेट्स ले ली जाती है, उसमें से माइनस कर दी जाती है लायबिलिटी, मतलब टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, तो इसे क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू भी तो बोलते हैं, तो इस वाले मेथड को बोलते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मेथड से वैल्यूएशन, मतलब बुक वैल्यू कैलकुलेट कर दो बस। व्हेन टू यूज, इसे कब यूज करते हैं, सुटेबल फॉर एसेट रिच कंपनीज वेयर फ्यूचर अर्निंग आर अनसर्टेन, ऐसी कंपनियां जिसमें अर्निंग का तो कुछ पता जाता है नहीं, चलेगी कि नहीं चलेगी कंपनी, लेकिन उनके पास एसेट्स बहुत सारी हैं, तो ठीक है भैया, जब भी कंपनी बिकेगी तो एसेट तो बिकी जाएगी ना, उतने पैसे तो मिल ही जाएंगे, तो उसकी बुक वैल्यू निकाल लो और उसी पे वो वर्क करती है। जैसे आइडिया फॉर बिजनेस लाइक रियल एस्टेट, ऑयल एंड गैस एंड कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री जो है, इनकी अर्निंग की जगह इनकी तो भैया अपनी वैल्यू ही होती है। तो इन वाले मेथड्स का नाम क्या होता है, पहले का नाम होता है बुक वैल्यू मेथड, वो आपको पता चल ही गया। बुक वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। अगला लिक्विडेशन मेथड, लिक्विडेशन मेथड का मतलब जो एसेट में से लायबिलिटी लेस करनी है ना, मार्केट प्राइस ऑफ एसेट्स माइनस मार्केट प्राइस ऑफ लायबिलिटी। वहां पर हमने क्या करा था, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। जब बुक वैल्यू से कर रहे थे तो बुक वैल्यू मेथड था, जब मार्केट प्राइस से कर रहे हैं तो वो लिक्विडेशन वैल्यू मेथड। लिक्विडेशन का मतलब यही है कि अगर हम एसेट बेच दें तो कितने पैसे मिलेंगे, और अगर लायबिलिटी पे कर दे तो कितने पे करने पड़ेंगे। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई क्वेरी हो। मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लिक्विडेशन मेथड। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड ये बोलता है कि अगर बिल्कुल ऐसी ही कंपनी को रिप्लेस किया जाए, मतलब बिल्कुल ऐसी ही एक कंपनी बनानी पड़े, सेम एसेट खरीदनी पड़े, तो कितने में होगी, मतलब उस कंपनी की जैसी एसेट अगर लेना पड़ जाए तो कितने में मिलेगी, और लायबिलिटी उसमें से लेस कर दो, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड आ जाता है। डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग अ कंपनी, बट थ्योरी में ही काम आता है, ये कभी भी न्यूमेरिकली किया नहीं जाता। ऐसे ही एडजस्टेड नेट एसेट मेथड, मतलब नेट एसेट निकाल दो, उसकी वही बुक वैल्यू, सिमिलर टू बुक वैल्यू बट एडजस्टेड एसेट लायबिलिटी वैल्यूड रिफ्लेक्टेड करंट मार्केट वगैरह, बिल्कुल उसी तरीके से करते हैं जैसे बुक वैल्यू निकालते हैं, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू ले लेते हैं। मार्केट वैल्यू लेने तो फिर लिक्विडेशन मेथड हो गया, तो इसे लिक्विडेशन मेथड की तरह कहते हैं, लिक्विडेशन।
एडजस्टेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज के अंदर ले लेते हैं। ऐसे ही मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट मेथड भी लिक्विडेशन मेथड ही हो गया, किसी उसमें भी मार्केट वैल्यू ली थी। अब बस अलग अलग नाम है, चीज एक ही, थ्योरेटिकली है बस न्यूमेरिकली यूज नहीं होगी। तो अब इसमें एनएवी कैसे कैलकुलेट करते हैं? एनएवी नेट एसेट वैल्यू, टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटी माइनस कर देते हैं, इसे बोलते हैं एनएवी। टेंजिबल बुक वैल्यू किसे बोलते हैं? वो भी टोटल टेंजिबल एसेट माइनस लायबिलिटी। अब टेंजिबल एसेट का मतलब इंटेंजिबल एसेट इसमें से नहीं लेनी है। इंटेंजिबल एसेट मतलब गुडविल वगैरह, गुडविल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को छोड़ देना, बाकी सारे एसेट को टोटल कर देना, माइनस लायबिलिटी, तो वो टेंजिबल बुक वैल्यू निकल जाएगी। और अगर सारे की सारे एसेट ले ली तो नॉर्मल बुक वैल्यू निकलेगी। लिक्विडेशन वैल्यू में मार्केट प्राइस लेनी होती है सब चीजों की, ऊपर भी बढ़ाया था। रिप्लेसमेंट कॉस्ट में रिप्लेस करना होता है। केस स्टडी सुन लेती है। एक कंपनी है, उसकी टोटल एसेट है 500 करोड़ की, लायबिलिटी है 300 करोड़ की, आउटस्टैंडिंग शेयर है 50 करोड़। तो वो कह रहा है उसकी वैल्यू निकाल कर बताओ। लो जी, 500 में से 300 गए, पूरी कंपनी की वैल्यू निकल गई 200 करोड़। टोटल 50 करोड़ शेयर है, 4 रुपए आ गए एक शेयर की वैल्यू। इजी, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। 4 रुपए आंसर आ गया ये रहा, 4 पर शेयर। पेपर इतना इजी पेपर ही आएगा, बस 4 रुपए फट से निकल कर आएगा आंसर। ये बीच की थ्योरी आप पढ़ेंगे। अगला मेथड आ गया CAPM, फुल फॉर्म है इसकी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से अगर आप निकालनी हो तो वैल्यू इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा इंटू रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। ये फॉर्मूला है, सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होएगा, बस आपने फॉर्मूले में रखना है और आंसर निकालना है। इजी। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की वैल्यू का फॉर्मूला है रिस्क फ्री रिटर्न, और यहां से क्या निकल कर आएगा? वो रेट निकल कर आएगा। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल कर आएगी, रिटर्न कि कितने % का प्रॉफिट हमें लेना चाहिए। तो ये फॉर्मूला, और ये फिर WACC की जगह पर यूज हो सकेगा। ये या तो CAPM यूज करते हैं या फिर WACC करते हैं। अगर WACC मिल जाए तो वही करते हैं, अगर वो ना मिले तो CAPM करते हैं। CAPM कैसे आएगा? इस फॉर्मूले से आएगा। फॉर्मूला क्या है? रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय रिस्क फ्री रिटर्न और मार्केट की रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। ये सब क्वेश्चन में गिवन होंगे। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं, नीचे गिवन है। ये रहा, इफ द मार्केट की रिटर्न 12% हो और रिस्क फ्री रिटर्न 7% हो तो प्रीमियम कितना है? सर इन दोनों के डिफरेंस को प्रीमियम बोलते हैं। मार्केट की रिटर्न 12% है, रिस्क फ्री रिटर्न 7%, तो आपने कितना एक्सेस कमाया? 5%। तो 5% हो गया आपने जो एक्स्ट्रा कमाया। MRP मार्केट रिस्क प्रीमियम, MRP मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या होता है सर? ये मार्केट की रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। MRP इक्वल टू मार्केट की रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। लिख लीजिए, रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। यहां तक किसी को कोई क्वेरी? फॉर्मूला बेस्ड है सब कुछ, और कुछ नहीं है। यहां तक किसी की कोई क्वेरी नहीं है ना? सर वो शेयर करिए सर। नो सर, नो। MRP इक्वल टू मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, RM माइनस RF। इसका तो फॉर्मूला भी लर्न करने की जरूरत नहीं, सिंपल सी बात है। मार्केट ने रिटर्न 20% का दे दिया और रिस्क फ्री रिटर्न जो बैंक की 6% चल रही है तो 14% ज्यादा कमाया आपने, उसी को बोलते हैं मार्केट का रिस्क प्रीमियम, क्योंकि आपने रिस्क लिया इसलिए आपको 14% रिटर्न ज्यादा मिली। तो मार्केट की रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न इक्वल टू मार्केट रिस्क प्रीमियम। और CAPM के हिसाब से एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है, उसमें सब कुछ बीटा वगैरह सब क्वेश्चन में गिवन होएगा। चलिए बढ़े आगे थोड़ा सा और, या काफी है इतना ही?
आज के लिए सर सर खत्म कर लीजिए सर ये चैप्टर को। ये चैप्टर थोड़ा सा बचा है, इसे खत्म ही करेंगे। दो चीजें बची हैं, दो थोड़ी सी चीज बस, 5-7 मिनट बस, ये चल जाएगा। चलिए जी, छोटा सा बता देते हैं आपको इतने। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के तहत जो फॉर्मूला है, एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा इंटू मार्केट और रिस्क फ्री रिटर्न। म्यूट कर लीजिए एक बार साहब। Sir, risk free return, can we take the interest rate of G-Sec bond? बिल्कुल आरबीआई वाला रेट ले लेते हैं, बॉन्ड का रेट। Okay. और ये क्वेश्चन में गिवन होगा, प्रैक्टिकली आप इसे आरबीआई का रेट लेते हो। अब एक चीज, रिस्क फ्री 2 बार आएगा, पहली बार बीटा के साथ +2 और उसके बाद मार्केट रिटर्न के साथ -2। अगर रिस्क फ्री रिटर्न आपको 5% गिवन है प्लस बीटा आपको 1.2 गिवन है, मार्केट से रिटर्न आया 10 - 5, उसको ऐसे सॉल्व करेंगे 5 + 1.2 × 5, तो ये हो जाएगा 5 + 6 = 11% आ जाएगी एक्सपेक्टेड रिटर्न। किसको सॉल्व करना नहीं आया वो बता दो। सबको समझ में आ गया इसका सोल्यूशन? यस सर। ऐसे सॉल्व पहले इसको अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, ब्रैकेट को सॉल्व करके 1.2 जो भी बाहर बीटा होगा उससे मल्टीप्लाई करोगे। जब ये सब हो जाएगा तब इसे 5 में प्लस करोगे, कहीं पहले ही 5 को 1.2 में प्लस मत कर देना, क्योंकि मैथ्स का रूल है पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, जो ब्रैकेट है ना पहले से सॉल्व करते हैं। सॉल्व होगा फिर मल्टीप्लाई वाला काम होगा, लास्ट में प्लस वाला काम होगा। बॉड मास भी यही बोलता है सबसे सब बॉड मास फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस फिर माइनस। चलिए जी, अभी तक में कोई क्वेरी हो तो बोलिए। किसी की कोई क्वेरी नहीं है? तब तक 1-2 क्वेश्चन और बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। बीटा, व्हाट इज बीटा? बीटा क्या है? कोफिशिएंट है फ्लक्चुएशन का। अगर कोई शेयर ज्यादा फ्लक्चुएशन करता है तो उसका बीटा हाई होगा, अगर कोई शेयर फ्लक्चुएशन कम करता है तो उसका बीटा लो होगा। तो लो बीटा मींस लो फ्लक्चुएशन, हाई बीटा मींस हाई फ्लक्चुएशन। ठीक, तो पेपर में आ सकता है बीटा विद 1.2 है हाई और लो फ्लक्चुएशन, तो 1 से ज्यादा है अगर तो हाई फ्लक्चुएशन, 1 से कम है तो लो फ्लक्चुएशन। अपने पास लिख लीजिए, 1 से ज्यादा है तो हाई फ्लक्चुएशन मान लेंगे, 1 से कम पे लो फ्लक्चुएशन। बीटा 4 फायदा किसमें, कम में या ज्यादा में सर? हाँ जी, फायदा किसमें मिलेगा ज्यादा, कम लो बीटा में या हाई बीटा में? जो हाई रिस्क इन्वेस्टर होते हैं मेरे जैसे, वो हाई बीटा के शेयर पकड़ते हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट भी ज्यादा चाहिए। लॉस ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, प्रॉफिट भी तो ज्यादा होएगा। और जो सेफ वाले इन्वेस्टर होते हैं वो कहते हैं ना भैया हम तो आईटी से शेयर लेके बैठ जाएंगे जिसमें फ्लक्चुएशन बहुत कम होती है, तो वो लो बीटा पकड़ते हैं। तो ये आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के इन्वेस्टर हो, फिर उस लेवल के शेयर आप पकड़ोगे। जो कम रिस्क लेना चाहते हैं वो निफ्टी में ट्रेड करते हैं, क्योंकि इसका बीटा लो है, वो के आसपास है। और जो लोग ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं थोड़ा, तो वो बैंक निफ्टी में ट्रेड कर लेते, तो उसका बीटा 1.2 के आसपास है। लेकिन इससे भी ज्यादा रिस्क लेना ना, फिर वो
ये ऐसी कंपनियां जो दिन भर में 200-400 ऊपर नीचे होती रहती है, फिर वो ऐसी कंपनियों में ट्रेड करते हैं। जिनको मेरी तरह बाल उड़ाने हो ना टेंशन में, वो डिक्सन खरीदते हैं, पतंजलि खरीदते हैं, ठीक है ना, उनका शेयर ऊपर नीचे होता रहता है पूरे दिन। और जिनको बिल्कुल शांति से सोना है वो आईटीसी खरीदते हैं, वो डाबर खरीदते हैं, है ना, वो हिंदुस्तान जिंक खरीदते हैं, हिंद कॉपर खरीदते हैं, आईओबी खरीदते हैं, आईओसी भी खरीद लेते हैं, बीपीसीएल एचपीसीएल खरीदते हैं। 5-5 साल एक ही रेट। सर मैंने इंटरनेट में कहीं सुना था कि अगला गोल्ड कॉपर है, तो एक मुकुल अग्रवाल बहुत बना रहा है वीडियो उसमें। देखो इनको पैसे मिलते हैं, मुझे भी कोई पैसे देगा मैं भी पैसे, ठीक है ना। इनको तो हर एक वीडियो बनाने के पैसे मिलते हैं। ये पहले शेयर मार्केट बेचते थे, फिर बीच में बिटकॉइन बेचने लगे थे, और अब आजकल इनका वो भी करा है, क्या बोलते हैं उसे, मेटल फॉरेक्स। अभी वो डेल्टा एक्सचेंज पे बहुत एक्टिव है सर, क्रिप्टो में करो सब, डेल्टा एक्सचेंज में फॉरेक्स की ट्रेडिंग होती है। फ्री में व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा और बस करो। हाँ तो फॉरेक्स की ट्रेडिंग करवा रहे हैं ना, वहां से कमीशन मिल रहा है ना मोटा। आप इनके कहने पे 1 लाख डाल लो, 40,000 तो इनके अकाउंट में आ जाएंगे, आपको क्या बचेगा फिर? 40% का प्रॉफिट मिल रहा है ना, मतलब कमीशन। सर बाद में सर इनकम टैक्स का नोटिस ही मिलेगा। हाँ, और नोटिस जरूर आएगा। सर फॉरेक्स में सर फॉरेक्स और क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग अच्छी होती है, मैंने सुना है कि प्रॉफिट ज्यादा होता है क्रूड ऑयल में, फॉरेक्स में। देखो जिस चीज की भी आपको नॉलेज आप कर सकते हैं, जो भी आपको करना हो, है ना, जिस चीज की आपको नॉलेज आप कीजिए। मेरे को नहीं है इसलिए मैं नहीं करता, फॉरेक्स में तो बिल्कुल किया ही नहीं है आज तक मैंने। क्रूड में कभी कभी किया है, वो भी तब जब मुझे पता होता है, जैसे लड़ाई झगड़ा होने वाला है तो मुझे पता है क्रूड बढ़ जाएगा, लड़ाई झगड़ा शांत हो जाएगा तो मुझे पता है क्रूड घट जाएगा। तो कभी कभी सट्टेबाजी करने का मन करता है ना, और रात का मन कर जाए, जैसे मान लो रात को 9 बजे मन कर गया, यार कुछ मजा नहीं आ रहा, कुछ थ्रिल चाहिए, तो उस पर क्या चल रहा होता है, गोल्ड और क्रूड। उठा के एक आधा ट्रेड डाल देता हूँ गोल्ड और क्रूड में, 1000-10,000 रुपए 10-15,000 में बना लेता हूँ। एक की बात है, वाइफ से कहा चलो कहीं घूमने चलते हैं रात को, कहती नहीं बड़े दिनों से कहीं प्रॉफिट नहीं हुआ, पैसा नहीं खर्च करेंगे। मैं कह रहे कोई नहीं पैसे आ जाएंगे यार, चलो आज खा लिया, चलते हैं कहीं घूमने डिनर वगैरह में। नहीं कहीं से कमाई होने दो, बड़ा मंदा चल रहा था उस टाइम। मैंने कहा अच्छा रुको, उसे बिना पता है क्रूड में ट्रेड करा, 10,000 बनाया, उसे दिखाया देखो 10,000 कमा ले, चलो चलते हैं। चले गए, ठीक है ना, तो मनाना पड़ता है, अब क्या करें। क्रूड सर फिर इंडियन मार्केट में डील होता है या फिर इंटरनेशनल मार्केट में? दोनों में डील होता है, इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर में होता है, और अगर आप एंजल में जाके क्रूड डालोगे इस टाइम चल रहा होगा, वो तो 5 बजे तक चलता है मार्केट जो होती है इंटरनेशनल मार्केट। जो गोल्ड वाली मार्केट होती है ना, जो पूरा रात को 11 बजे तक चलती है, उसमें क्रूड भी चलता है, ठीक है ना। तो अगर इंडियन करेंसी में गोल्ड खरीदना हो तो रात के 11 बजे तक खरीद सकते हैं, और सुबह को 9 बजे शुरू हो जाता है, रात के 11 बजे तक चलता है। चलिए जी बढ़ते हैं, अब म्यूट करेंगे वरना फिर हैंग हो जाता है। CAPM मैं आपको समझा चुका हूं, और बीटा भी मैं आपको समझा चुका हूं। 1 से कम होने पे लो रिस्क है, 1 से ज्यादा होने पे हाई रिस्क है। ये बीच का आप पढ़ेंगे, थ्योरी है, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप करके लाएंगे, लेसन खत्म हो गया। क्वेश्चन बहुत ज्यादा है इसके, सारे करके लाने हैं, और बहुत सारे आंसर्स भी इसके अंदर ऐसे हैं जो आपकी नॉलेज बढ़ा देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वगैरह मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं, हाई ईपीएस लो ईपीएस सब बता चुका हूं। और अगला चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, ये मैं पढ़ा दूंगा। वैसे मैंने सब पढ़ा रखा है, देखो सिंपल रिटर्न क्या होता है, एनुअलाइज रिटर्न क्या होता है, सब मैं पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप खुद भी पढ़ सकते हैं। चलिए कल ये छोटा सा, ये देखो इसमें तो क्वेश्चन आ गए 1-2 चीजें बताने के बाद। तो एक क्रेडिट रिस्क वगैरह ये आपने सब NISM 5 में पढ़ रखा है, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क, री इन्वेस्टमेंट रिस्क, ये सब आपने पढ़ रखे हैं। पढ़ोगे तो समझ में आ जाएंगे, नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा, थोड़ा बहुत मैं लेसन पढ़ाऊंगा। चलिए ये वाला लेसन भी मैं पढ़ा दूंगा, सारे मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आप खुद भी पढ़ोगे। तो चैप्टर नंबर 11 कल पढ़ाया जाएगा, ये लेसन खत्म हो गया है, इसकी क्वेरी कल ले ली जाएंगी, जो भी करके आएगा इसकी क्वेरी कल। सर कल कहाँ से होगा सर? परसों मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे, कल का मतलब आपकी क्लास एक दिन छोड़कर एक दिन है,
NISM 15 की क्लास अब परसों होगी, टाइमिंग 9 बजे की रखो कि 8:30 कर दूं? नहीं सर 9 बजे रखो सर। 9 बजे ठीक है। चलो तो 9 ही रहने दो। NISM 8 सर एक चीज और पूछे सर, एक चीज और बोला, हाँ। हमारे ग्रुप में सर क्वेश्चन आंसर्स कम आ रहे थे सर।